हमारी दुनिया ना प्योर सब्सटेंसेस यानी शुद्ध पदार्थों की दुनिया बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात तो है। हम असल में मिक्सचर्स के एक कह सकते हैं एक महासागर में रहते हैं। हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर का खून भी, सब कुछ मिश्रण है। आज हम इन्हीं मिक्सचर्स के पीछे छिपे कुछ अदृश्य नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो कौन से नियम हैं जो तय करते हैं कि सोडा की बोतल खोलने पर वो फिज क्यों निकलती है, या फिर नमक बर्फीली सड़कों को कैसे पिघला देता है। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर एक पहलू में छिपा है। हम जिन चीजों को ठोस मानकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीतल यानी ब्रास या कांसा ब्रॉन्ज, हाँ, वो भी तो कॉपर, जिंक और टिन के सॉल्यूशंस ही हैं। और इन सॉल्यूशंस के गुण अपने मूल घटकों से इतने अलग होते हैं कि वे पूरी की पूरी सभ्यताओं को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम ब्रॉन्ज एज की बात करते हैं। और ये सिर्फ बड़े पैमाने की बात नहीं है ना, कभी कभी बहुत थोड़ी मात्रा भी जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। बिल्कुल। जैसे पानी में फ्लोराइड आयंस का मामला है। अगर कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 1 पार्ट पर मिलियन यानी 1 ppm है तो ये दांतों के लिए अमृत है, उन्हें सड़न से बचाता है। लेकिन यही कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़कर सिर्फ 1.5 ppm हो जाए, बस जरा सी ज्यादा, हाँ, तो वही फ्लोराइड दांतों पर धब्बे बना सकता है। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की बातचीत का सफर शुरू होता है। सॉल्यूशंस की दुनिया में हम ये समझेंगे कि ये सॉल्यूशंस क्या हैं और वैज्ञानिक उनकी ताकत मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मापते हैं। और फिर हम कुछ ऐसे कमाल के गुणों की बात करेंगे जो सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने किसी चीज में कितने कण घोले हैं, इस पर नहीं कि कौन से कण घोले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल, एक सॉल्यूशन होता क्या है? सबसे सरल शब्दों में कहें तो सॉल्यूशन 2 या 2 से ज्यादा चीजों का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस। हाँ, और यहाँ होमोजीनियस शब्द सबसे जरूरी है। इसका मतलब है कि मिश्रण हर जगह बिल्कुल एक जैसा है। उसकी बनावट, उसके गुण हर एक बूंद में समान है। चाय में घुली हुई चीनी की तरह। एक बार घुलने के बाद आप ये नहीं पता सकते कि चीनी कहाँ है और पानी कहाँ। और इसमें जो 2 हिस्से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उन्हें कैसे पहचाने? इसका एक सीधा सा नियम है। जो घटक सबसे ज्यादा मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये वो स्टेज है जिस पर पूरा नाटक होता है। अच्छा। और यही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी तय करता है कि सॉल्यूशन तरल होगा, ठोस होगा या गैस। सॉल्वेंट के अलावा जो कुछ भी उसमें घोला जाता है, चाहे वो एक हो या अनेक, उन्हें सॉल्यूट कहते हैं। आज हम अपनी बातचीत को बाइनरी सॉल्यूशंस तक ही रखेंगे, जिनमें एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है। जब भी मैं सॉल्यूशन शब्द सुनती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा कोई तरल चीज ही आती है। क्या सॉल्यूशंस हमेशा लिक्विड होते हैं? गैसियस सॉल्यूशंस का सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे चारों तरफ है, हवा। हवा, हाँ। जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसों का मिश्रण है। सॉलिड सॉल्यूशंस भी होते हैं, जैसे 22 कैरेट सोना, जिसमें सोने जो कि सॉल्वेंट है में तांबा यानी सॉल्यूट घोला जाता है। और लिक्विड सॉल्यूशंस तो हैं ही, जैसे पानी में घुली ऑक्सीजन जो जलीय जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस क्या हैं, तो उस सवाल पर आते हैं जो आपने उठाया था, उनकी ताकत यानी कॉन्सेंट्रेशन। हम अक्सर डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर मुझे लगता है विज्ञान के लिए ये काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये क्वालिटेटिव शब्द हैं जो सिर्फ एक अंदाजा देते हैं। सटीक काम के लिए हमें क्वांटिटेटिव तरीकों की जरूरत होती है। इसे ऐसे समझिए कि कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने के 2 परिवार हैं। 2 परिवार? हाँ, एक परिवार वो है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जो परसेंटेज पर आधारित है। जैसे किसी जूस के पैकेट पर लिखा होता है 10% रियल फ्रूट जूस। वही, बिल्कुल वही। इसमें मास परसेंटेज यानी WW हो सकता है, जो बताता है कि सॉल्यूशन के कुल वजन में सॉल्यूट का कितना वजन है। या वॉल्यूम परसेंटेज VV हो सकता है, जैसा कि कारों में इस्तेमाल होने वाले एंटी फ्रीज में होता है। अच्छा, उसमें 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल लिखा होता है। हाँ, उसका मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में 35 ml ग्लाइकॉल है। दवाइयों में मास बाय वॉल्यूम WV का भी बहुत इस्तेमाल होता है। और जब सोल्यूट बहुत ही कम मात्रा में हो, जैसे पानी में किसी पोल्यूटेंट की मात्रा, तो हम पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हुआ पहला परिवार, जो समझने में आसान है। दूसरा परिवार कौन सा है? दूसरा जो परिवार है वो वैज्ञानिकों का पसंदीदा है, आप कह सकते हैं। यहाँ हम वजन या वॉल्यूम नहीं, हम सीधे सीधे पार्टिकल्स को गिनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स को गिनना। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर मोलैरिटी और मोलैलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं।
ये दोनों नाम इतने मिलते जुलते हैं कि हमेशा कंफ्यूजन होता है। मतलब मोलैरिटी और मोलालिटी, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? एक ही तरीका काफी नहीं था? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। मोलैरिटी यानी M का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, मतलब अणुओं के पैकेट। ठीक है। ये बहुत यूजफुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी एक कह सकते हैं कमजोरी है, ये तापमान पर निर्भर करती है। तापमान पर? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, मोलैरिटी एक ऐसे लचीले कॉन्सर्ट हॉल में भीड़ के घनत्व को मापने जैसा है। अगर हॉल गर्म होता है तो वो थोड़ा फैल जाता है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ, लोग उतने ही हैं, लेकिन अब वे ज्यादा जगह में फैले हैं तो डेंसिटी बदल गई। इसी तरह तापमान बदलने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी थोड़ा बदलता है, जिससे मोलैरिटी भी बदल जाती है। अच्छा, तो मोलालिटी इस समस्या का समाधान है? एकदम सही। मोलैलिटी यानी M कहती है कि हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम की जगह सॉल्वेंट के मास को देखेंगे, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। अब सोचिए, कॉन्सर्ट हॉल का फर्श कंक्रीट का बना है। तापमान बढ़ने या घटने से फर्श के मास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए मोलैलिटी तापमान से इंडिपेंडेंट है, और जब सटीक माप की जरूरत होती है तो वैज्ञानिक इसे ज्यादा पसंद करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। तो अब जब हम कॉन्सेंट्रेशन को मापना समझ गए हैं तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। मतलब कोई चीज किसी दूसरी चीज में कितनी घुल सकती है, इसकी भी तो कोई सीमा होगी। बिल्कुल। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा के सॉल्वेंट में आप ज्यादा से ज्यादा कितना सॉल्यूट घोल सकते हैं। ठीक है। जब आप घुलना शुरू करते हैं तो उस प्रक्रिया को डिसोल्यूशन कहते हैं, लेकिन साथ ही घुले हुए कुछ कण वापस सॉलिड बनने की कोशिश भी करते हैं, जिसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। हाँ, और जब इन दोनों प्रक्रियाओं की रफ्तार बराबर हो जाती है तो एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। उस पॉइंट पर सॉल्यूशन को सैचुरेटेड कहते हैं, मतलब अब और गुंजाइश नहीं है। ये तो ठोस चीजों की बात हुई। गैसों का क्या? क्या उनकी सॉल्युबिलिटी पर भी कोई नियम लागू होता है? मुझे लगता है यहाँ दबाव, प्रेशर की कोई भूमिका जरूर होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। गैसों के मामले में दबाव ही सब कुछ है, और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी नियम आता है, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ? हाँ, लेकिन इस नियम को समझने के लिए पहले एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक स्कूबा डाइवर गहरे समुद्र में है, उसके ऊपर पानी का भारी दबाव है और वो अपने टैंक से जो हवा ले रहा है वो भी हाई प्रेशर पर है। उसके खून के साथ क्या हो रहा होगा? ज्यादा दबाव की वजह से हवा की गैसें, खासकर नाइट्रोजन, उसके खून में ज्यादा घुल रही होंगी। बिल्कुल, यही हेनरीज लॉ है। ये कहता है कि एक स्थिर तापमान पर किसी तरल में गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के सीधे समानुपाती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा दबाव उतनी ज्यादा घुलनशीलता। अब सोचिए, जब वो डाइवर तेजी से सतह पर वापस आता है तो क्या होता है? दबाव अचानक कम हो जाता है। हाँ। तो जो गैस से खून में घुली हुई थी, हाँ। वो अब बाहर निकलना चाहेंगी। सोडा की बोतल खोलने की तरह। एकदम सही। और खून के अंदर गैस के बुलबुले बनना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये बुलबुले नसों को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे भयानक दर्द होता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसी स्थिति को बेंड्स कहते हैं। ओह, सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यही होता है, जहां CO2 को हाई प्रेशर पर भरा जाता है। इसका मतलब है कि हेनरीज लॉ का जो कांस्टेंट KH है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। फॉर्मूला है P = KHX। एक मिनट, अगर मैं इसे देखूं तो समान दबाव P के लिए अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो X मतलब सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो क्या ज्यादा KH का मतलब कम सॉल्युबिलिटी है? ये तो उल्टा लग रहा है। आपने से खुद ही समझ लिया, और ये बिल्कुल सही है। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन जिस गैस के लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती है। अच्छा, इसी नियम का एक और असर हम तब देखते हैं जब लोग पहाड़ों पर जाते हैं। वहां दबाव कम होता है। हाँ, ऊंचाई पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हमारे खून में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। हमारे शरीर और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे सोचने की क्षमता कम हो जाती है और कमजोरी महसूस होती है। इस स्थिति को एनॉक्सिया कहते हैं। तो हमने देखा कि दबाव गैसों को तरल में कैसे नियंत्रित करता है, लेकिन तब क्या होता है जब आप दो तरल पदार्थों को मिलाते हैं और दोनों ही वॉलेटाइल हैं, मतलब भाप बन के उड़ना चाहते हैं? क्या वे एक दूसरे की मदद करते हैं या एक दूसरे को रोकते हैं?
ये एक शानदार सवाल है और ये हमें राउल्ट्स लॉ की ओर ले जाता है। ये नियम वॉलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशंस पर लागू होता है। ये कहता है कि एक आदर्श सॉल्यूशन में किसी भी घटक का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के सीधे समानुपाती होता है। मतलब सॉल्यूशन में जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, ऊपर बनने वाली भाप में भी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल, सरल भाषा में यही मतलब है। आपने आदर्श सॉल्यूशन यानी आइडियल सॉल्यूशन कहा, इसका क्या मतलब है? क्या असल जिंदगी में ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके घटक एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हों। मान लीजिए दो घटक हैं ए और बी। इनमें ए और ए के बीच का अट्रैक्शन, बी और बी के बीच का अट्रैक्शन और ए और बी के बीच का अट्रैक्शन सब लगभग एक जैसा होता है। अच्छा, तो उन्हें मिलाने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, इसलिए जब आप उन्हें मिलाते हैं तो ना तो कोई ऊर्जा निकलती है डेल्टा मिक्स H बराबर 0 और ना ही वॉल्यूम में कोई बदलाव आता है डेल्टा मिक्स V बराबर 0। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिश्रण इसका एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन आप सही हैं, ज्यादातर सॉल्यूशंस आदर्श नहीं होते। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं? वे राउल्ट्स लॉ से डिविएशन दिखाते हैं। दो तरह के डिविएशन होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिविएशन। ये तब होता है जब नए ए बी इंटरैक्शंस पुराने ए और बी इंटरैक्शन से कमजोर होते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि दो लोग जो अकेले रहना पसंद करते थे उन्हें साथ रख दिया गया है। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वे उस मिश्रण से ज्यादा आसानी से भागने की कोशिश करेंगे। मतलब भाप बनने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उम्मीद से ज्यादा होगा। और दूसरा डिविएशन इसका उल्टा होगा, नेगेटिव डिविएशन। हाँ, नेगेटिव डिविएशन ये तब होता है जब ए और बी के बीच का अट्रैक्शन बहुत मजबूत होता है, पुराने आकर्षण से भी ज्यादा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिश्रण। जब वे मिलते हैं तो उनके अणुओं के बीच एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ये एक मजबूत पकड़ है जो उन्हें भाप बनने से रोकती है। तो वेपर प्रेशर उम्मीद से कम हो जाता है। एकदम सही। अब उस विषय पर आते हैं जिसका मुझे इंतजार था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैंने सुना है कि ये केमिस्ट्री के सबसे सुंदर विचारों में से एक है। ये सच है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मूल विचार ये है कि कुछ मामलों में प्रकृति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सॉल्यूशन में क्या मिलाया है। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने कितने कण, पार्टिकल्स मिलाए हैं। मतलब ये पूरा का पूरा एक नंबर्स गेम है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक नंबर्स गेम है। आपकी मिलाई हुई चीज की आइडेंटिटी मायने नहीं रखती, सिर्फ उसकी क्वांटिटी मायने रखती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो ये संख्या का खेल किन किन गुणों पर असर डालता है? 4 मुख्य गुण हैं। पहला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जब आप पानी जैसे सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे नमक या चीनी मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। पानी अब 100 डिग्री पर नहीं बल्कि उससे ज्यादा तापमान पर उबलेगा। और दूसरा? निश्चय ही इसका उल्टा होगा। हाँ। दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसी तरह सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। पानी अब 0 डिग्री पर नहीं बल्कि उससे कम तापमान पर जमेगा। अच्छा, यही वजह है कि बर्फीले देशों में सड़कों पर नमक छिड़का जाता है। बिल्कुल, नमक बर्फ के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बनाता है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से बहुत कम होता है और बर्फ पिघल जाती है। गाड़ियों का एंटी फ्रीज भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। और तीसरा गुण है ऑस्मोसिस, जो सुनने में बहुत जाना पहचाना लगता है। ऑस्मोसिस जीवन के लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी SPM के जरिए सॉल्वेंट अणुओं का कम कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर बहना है। और ये SPM एक तरह का गेट कीपर है। हाँ, जो सिर्फ सॉल्वेंट के छोटे अणुओं को पार जाने देता है, सॉल्यूट के बड़े अणुओं को नहीं। इसके रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण तो बहुत कमाल के होंगे। हैं। कच्चे आम को जब नमक के पानी में डालते हैं तो वो सिकुड़कर अचार बन जाता है। ये ऑस्मोसिस है। मुरझाए हुए फूल जब ताजे पानी में रखे जाते हैं तो फिर से खिल उठते हैं। ये भी ऑस्मोसिस है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे अपने शरीर में है। हमारे खून की कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, एक तरल में तैरती हैं। और उस तरल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत मायने रखती होगी। बहुत ज्यादा। अगर आप ब्लड सेल्स को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखें जिसकी कॉन्सेंट्रेशन खून के प्लाज्मा के बराबर हो, यानी 0.9% NaCl सॉल्यूशन, जिसे नॉर्मल सलाइन कहते हैं, तो वे सुरक्षित रहती हैं। ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कहते हैं।
अच्छा, लेकिन अगर आप उन्हें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दें तो कोशिकाओं के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा और वे सिकुड़ जाएंगी। और अगर कम में डाल दें तो हाइपोटोनिक में तो पानी कोशिकाओं के अंदर घुस जाएगा और वे सूजकर फट भी सकती हैं। बाप रे। तो फिर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, जो हमारे वाटर प्यूरिफायर में होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस को जबरदस्ती उल्टा चलाने की प्रक्रिया है। ऑस्मोसिस में बहाव को रोकने के लिए जो दबाव चाहिए होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर हम सॉल्यूशन पर उससे भी ज्यादा दबाव डाल दें तो सॉल्वेंट के अणु उल्टी दिशा में बहने लगते हैं। मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ। बिल्कुल। इसी तकनीक से समुद्री पानी से नमक अलग करके उसे पीने योग्य बनाया जाता है। एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपने कहा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कणों की संख्या का खेल है, लेकिन तब क्या होता है जब हम जो सोल्यूट डालते हैं वो सोल्यूशन में जाके टूट जाए या जुड़ जाए? तब तो हमारी गिनती गड़बड़ा जाएगी। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है और ये हमारी समझ को पूरा कर देता है। ऐसा अक्सर होता है, जैसे जब आप एक कण पोटेशियम क्लोराइड KCl पानी में डालते हैं तो वो K+ और Cl- आयनों में टूट जाता है। आपने डाला एक कण लेकिन सॉल्यूशन में बन गए 2। गिनती दुगनी हो गई। हाँ, इस प्रक्रिया को डिसोसिएशन कहते हैं। और जुड़ने का भी कोई उदाहरण है? एसोसिएशन का? हाँ, जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोलते हैं तो उसके 2 अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपस में जुड़कर एक डाइमर बना लेते हैं। यहां आपने डाले 2 कण, लेकिन सॉल्यूशन में वे एक कण की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपकी गिनती आधी हो गई। इसे एसोसिएशन कहते हैं। तो इस गिनती की गड़बड़ी को ठीक कैसे किया जाता है? अच्छा, डिसोसिएशन के लिए I का मान 1 से ज्यादा होता है, एसोसिएशन के लिए 1 से कम, और अगर कुछ नहीं होता तो I का मान 1 होता है। ये हमारी गणनाओं को सटीक बनाता है। तो आज हमने देखा कि सॉल्यूशंस की दुनिया अदृश्य नियमों से चलती है जो हमारे आसपास की हर चीज को प्रभावित करते हैं, पीतल की मजबूती से लेकर हमारे खून की स्थिरता तक। हमने कॉन्सेंट्रेशन को मापने के तरीकों से लेकर हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ के तहत गैसों और तरल पदार्थों के व्यवहार को समझा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें गहरा सबक सिखाती हैं कि कभी-कभी मिश्रण में क्या है से ज्यादा महत्वपूर्ण कितना है। यह हमें दिखाता है कि कैसे कणों की गिनती जैसे सरल सिद्धांत जीवन की सबसे जटिल प्रक्रियाओं जैसे ऑस्मोसिस को नियंत्रित करते हैं। ये रसायन विज्ञान की सुंदरता है। और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात की, लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन अपने आदर्श व्यवहार से इतना ज्यादा भटक जाए कि वो एक ऐसे अनोखे मिश्रण में बदल जाए जिसका बॉइलिंग पॉइंट स्थिर हो और वो एक शुद्ध पदार्थ की तरह उबलने लगे। ऐसे मिश्रणों को एजियोट्रोप्स कहते हैं और उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसी सामान्य विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। ये हमारे चीजों को अलग करने के तरीकों के लिए क्या चुनौती पेश करता है और औद्योगिक प्रक्रियाओं में हम इस अजीब व्यवहार का कहाँ फायदा या नुकसान देखते हैं, इस पर सोचिएगा।